हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर 12 है अब न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें ये सबसे मेन बात आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन होता है जो कि मैग्नेट के आसपास में रहता है, जिधर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिटेक्ट हम कर सकते हैं। मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है जितना एरिया एक मैग्नेट, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो उसमें ये आ जाता है एक और बात कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है एक मैग्नेट का। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और कितना मैग्नीट्यूड है उसका। ओके। फिर आ जाता है बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। तो वो कुछ नहीं है, एक मतलब पाथ हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसके आसपास जैसे मतलब ये हाइपोथेटिकली बनाया गया है। ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है रियली, बट हाइपोथेटिकली हम समझने के लिए बनाते हैं। जिसमें ये नॉर्थ पोल से बाहर निकल के और साउथ पोल में मैच कर जाता है। तो वही आपका मतलब मैग्नेट की नॉर्थ पोल से निकलता है बाहर और साउथ पोल में मैच करता है, और वही साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं कैसे, तो समझ सकते हैं इस तरह से। जब हम आयरन फाइलिंग्स को ये रखते हैं इसके पास, मैग्नेट के पास, तो वो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेता है, जो कि जिस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ में भी दिया हुआ है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ रहता है। तो उसमें वही बात है कि आप जब उसको पास में ले जाएंगे फीलिंग्स को, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं इसके मतलब जिस डायरेक्शन में रहता है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का जो पाथ रहता है, फॉलो करता है उसी पाथ में वो कर लेंगे। ठीक है। तो अब आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि वो क्लोज्ड कर्व रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से अब कहीं से गया, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे बंद हो गया। ये यहाँ से फिर कंप्लीट होगा और ज्वाइन करेगा इसमें। तो ये हो जाता है आपका एक पहला प्रॉपर्टी। फिर उसका दूसरा आता है कि वही जो मैंने कहा था कि नॉर्थ पोल से ये निकलता है और साउथ पोल में ये मर्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और वो जो कि आउटसाइड द मैग्नेट होता है। और इनसाइड द मैग्नेट वो जो है सो इमर्ज करता है साउथ पोल से और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करता है। उसके बाद फिर आ जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर कंपास वहाँ पे डायरेक्शन कौन सा दिखाएगा। तो कंपास के पास कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए नहीं रहेगा। इसी कारण माना जाता है कि वो इंटरसेक्ट जो है सो नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी वायर को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे अपने हाथ से, जैसे कि ये वायर हो गया, तो इसको अगर हम होल्ड करते हैं इस तरह से, तो अगर ये अंगूठा हमारा जो डायरेक्शन शो कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो फिर आपका जो ये फिंगर्स जो रोटेट मतलब ये कर्ल हो रहे हैं, तो ये फिंगर्स, फोल्डेड फिंगर्स आपको इंडिकेट करेंगे उसके मैग्नेटिक लाइंस जो है सो, फील्ड लाइंस जो कि उसके वायर के आसपास रहेंगे उसको इंडिकेट करता है। तो बस इतना ही है हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब हम इसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं रहता। बस आप इसको ये करना रहता है कि अपने थंब को लीजिए, फिर ये आपका इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इस तीनों को आप इस वे में जो रखेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड के इस तरह से। तो आप जैसे देख पाएंगे कि ये सेम टू सेम इसी डायरेक्शन में जैसा मैंने डायग्राम में भी बता रखा है, तो ऐसा ही फॉर्म होगा।
तो इसमें ये आपका शो करता है, थंब शो करता है आपका ये फोर्स को, जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। ये इंडेक्स फिंगर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड रिलायंस को, और जिस डायरेक्शन में ये जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिलायंस, और ये आपका करंट को शो करेगा मिडिल फिंगर। ठीक है, तो बस यही होता है आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड को भी। अब इसके बाद आ जाता है कुछ डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। तो जैसे ये डिवाइस है एक गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या होता है, तो सिंपल सा डिवाइस है जिससे हम करंट का प्रेजेंस चेक करते हैं। तो ये कोई ऐसा हार्ड ये नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है कि करंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो करंट दो तरह के होते हैं, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। ठीक है, तो एसी करंट में क्या होता है कि ये रिवर्स करता रहता है, मतलब एक बार ऐसे गया फिर ऐसे 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 करके, जिससे कि उसका मतलब एक टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो जीरो ही रह जाता है। वो कभी भी जैसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, वो मतलब रिवर्स ही करते रहता है। तो इस कारण से जो है सो ये मतलब एसी करंट हो गया, अल्टरनेट करते रहता है अपने डायरेक्शन को। और फिर डीसी करंट, इसमें डायरेक्ट करंट हो जाता है, जो कि क्योंकि ये जो है सो एक डायरेक्शन में जो है सो फ्लो करते रहता है। ठीक है, तो ये डीसी करंट है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है सो रिवर्स करता एसी करंट अपने डायरेक्शन को आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। मतलब जो एक सेकेंड का जो 100th पार्ट होगा, मतलब सोच रहे हैं कि कितना छोटा पार्ट है, तो उतना ही पार्ट में वो जैसे उतना पार्ट एक डायरेक्शन में फिर वापस आ जाता है, फिर बढ़ता है, फिर वापस आता है। तो इसी तरह से रिवर्स करते रहता है अपने डायरेक्शन को। ठीक है, तो और इसका फ्रीक्वेंसी इसी कारण हो जाता है 50 टाइम्स, क्योंकि जब हम ये करेंगे डिवाइड तो 50 टाइम्स आता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट करता है 1/50 सेकेंड्स में। इस कारण इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 50 हर्ट्ज। और एसी करंट का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो लॉन्गर डिस्टेंस तक भी जो है सो कैरी कराया जा सकता है वायर्स के थ्रू, और उसमें ज़्यादा करंट एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये इसी कारण से हम लोग जो है सो यूज़ करते हैं एसी करंट का। ठीक है, और फिर उसके बाद अब बात आ जाती है हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें रहता है 220 वोल्ट्स का, और वही फ्रीक्वेंसी रहता है 50 हर्ट्ज का। ठीक है, तो बस उसके बाद आ जाता है हमारा बात अर्थ वायर पे। तो अर्थ वायर कुछ नहीं होता है, मतलब सिंपल सा, जब भी आप घर बनाएंगे ना तो आपको अर्थिंग के लिए देना रहता है घर के मतलब डेप्थ वाले एरिया में। मतलब डेप्थ में दिया जाता है, कुछ 50-100 फीट नीचे दिया जाता है, जिससे कि जो भी ये रहता है ना एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो करता है किसी अप्लायंस में, जो कि मेटल से आउटर कवरिंग रहता है मेटल्स का, तो उससे करंट लग सकता है। तो उसी शॉक को बचाने के लिए, तो वो जब उसमें आता है ना शॉक, तो अर्थिंग के थ्रू वो नीचे चला जाता है, जो कि ग्राउंड में जा करके नॉर्मल हो जाता है। तो इस कारण से ये अर्थ वायर का यूज होता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है हमारी फ्यूज के ऊपर। तो फ्यूज भी ऐसा ही एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से हमें बचाता है। जब भी ये क्या होता है फ्यूज का फेनोमेना कि जब भी ज़्यादा करंट फ्लो करता है ना, या ओवरलोडिंग हुआ या कुछ भी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब आपका दो वायर जो है सो मिल जाता है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो
मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहता है, इसी कारण से ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है रेजिस्टेंस। तो ऑलमोस्ट जीरो होने के कारण इन्फिनिटी हो जाता है करंट, तो इस कारण से शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऐसे सब फिनोमेना में जब भी मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करता है, एक फ्यूज़ का आता है डिफरेंट एम्पियर्स के लिए, तो उससे ज़्यादा फ्लो करेगा तो फ्यूज़ वायर जल जाता है। तो उसी को कहते हैं कि मतलब कभी नहीं होता है कि फ्यूज़ हो गया कोई डिवाइस, तो यही होता है कि जब उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो फ्यूज़ हो जाता है, सर्किट हमारा फ्यूज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अब उस फ्यूज होकर के वायर जलने के कारण फिर आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, और आपका ये फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो अप्लायंस आपका ख़राब होने वाला रहता है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, और ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है हमारा कंप्लीट, और एकदम इजी एक्सप्लेनेशन मैंने किया इसको। तो बस ऐसे ही हैप्पी रहिए और आराम से पढ़ते रहिए।